केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका वकील गौतम खेतान ने पीएमएलए की धारा 44(1) की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर की थी, जिसमें उन्होंने संपत्तियों की जब्ती और कानून के कुछ प्रावधानों को संवैधानिक आधार पर चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि वो इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी, क्योंकि पीएमएलए के प्रावधानों की वैधता पहले से ही अन्य पुनर्विचार याचिकाओं में विचाराधीन है और इसे वहीं पर तय होने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे आरोपी को आम नागरिक की तरह मुकदमे का सामना करना चाहिए और इस तरह की चुनौतियों से ट्रायल को टालने का अभ्यास बंद करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये एक बढ़ता रुझान है कि अमीर और प्रभावशाली आरोपी ट्रायल के दौरान कानून की वैधता को चुनौती देकर प्रक्रिया को टालने की कोशिश करते हैं और ऐसे प्रयासों पर अंकुश लगाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई बुधवार को होने वाली है और कोर्ट ने इस विषय पर दायर याचिकाओं की संख्या पर गंभीर टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा है कि आवारा कुत्तों के मामले में अंदर दाखिल हो रही इतनी अधिक अंतरिम याचिकाएं आमतौर पर इंसानों से जुड़े मामलों में भी नहीं आती। अदालत ने ये बात मंगलवार को कही, जब वकीलों ने विभिन्न याचिकाओं का हवाला देते हुए इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई तरह की अपीलें सुनी जाएंगी और विशेष 3 जजों की बेंच इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगी। भारत अब दुनिया में यूनिकॉर्न यानी बिलियन डॉलर वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप बनाने के मामले में तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में उभरा है, जो अमेरिका और चीन के बाद तीसरे पायदान पर है। इस उपलब्धि के पीछे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम की तेजी से बढ़ती संख्या, निवेशकों की रुचि और नवाचार आधारित कारोबारों का समर्थन है, जिससे भारत में यूनिकॉर्न की संख्या लगातार बढ़ रही है। निवेशक अब भारतीय स्टार्टअप्स में पहले के मुकाबले अधिक सक्रिय और रुचि रखने लगे हैं, खासकर फर्स्ट चेक फर्स्ट कन्विक्शन जैसे सत्रों और पैनल चर्चाओं के माध्यम से शुरुआती दौर के निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है। इन चर्चाओं में निवेशकों और फाउंडर्स ने बताया कि शुरुआती निवेश, फर्स्ट चेक और संस्थापक की दृढ़ता कन्विक्शन ही किसी स्टार्टअप को सफल यूनिकॉर्न बनने की राह पर ले जाती है, जिससे निवेशकों का भरोसा और पूंजी प्रवाह दोनों बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तेल को लेकर विवादास्पद कदम सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला अपनी अंतरिम सरकार के माध्यम से अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल उच्च गुणवत्ता वाला सैंक्शन्ड तेल देगा, जिसे बाजार भाव पर बेचा जाएगा और उस कमाई पर ट्रंप खुद नियंत्रण रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये राशि वेनेजुएला और अमेरिका के दोनों लोगों के हित में उपयोग की जाएगी। ट्रंप ने ऊर्जा सचिव को इस योजना को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें ये तेल सीधे अमेरिकी बंदरगाहों पर पहुंचाया जाएगा। प्रेस के अनुसार ये घोषणा मदुरो को हटाने के बाद की स्थिति में आई है, जिससे अमेरिका वेनेजुएला के विशाल तेल संसाधनों का अधिक नियंत्रण हासिल कर रहा है। अमेरिकी सरकारी दस्तावेजों और रिपोर्टों में खुलासा हुआ है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर लॉबी और दबाव बनाया था, क्योंकि उसने भारतीय कार्यवाहियों से बहुत भय और दबाव महसूस किया। रिकॉर्ड के अनुसार पाकिस्तानी राजदूत और रक्षा अधिकारी ईमेल, फोन और सीधे मुलाकातों के जरिए 60 से अधिक बार अमेरिकी के सर्वोच्च अधिकारियों, सांसदों, पेंटागन, विदेश विभाग और प्रमुख मीडिया से संपर्क कर भारतीय सैन्य अभियान को रोकने या अमेरिकी हस्तक्षेप सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि ऑपरेशन सिंदूर को रोका जा सके और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हमलों को सीमित किया जाए। इन बैठकों और प्रयासों में कश्मीर, क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय रिश्तों जैसे मुद्दों पर बातचीत भी शामिल थी, जो दिखाता है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से लेकर युद्ध विराम तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने की तीव्र कोशिश करनी पड़ी। नेपाल में नेशनल असेंबली यानी ऊपरी सदन के आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन के प्रयास तेज हो गए हैं। नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल, ओली की पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, प्रचंड और मधेश आधारित पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बीच सीट बंटवारे और साझा रणनीति पर बातचीत चल रही है, ताकि 25 जनवरी 2026 को होने वाले राष्ट्रीय सभा चुनाव में एक सहयोगी मोर्चा तैयार किया जा सके। इन वार्ता में ये भी सामने आया है कि चारों पार्टियां 18 खाली होने वाली सीटों को साझा कर रही हैं, जिसमें कांग्रेस, यूएमएल और अन्य दलों को उनकी प्रतिनिधित्व शक्ति के अनुसार सीटें मिलेंगी।
कांग्रेस और यूएमएल नेताओं ने बैठकें करके सीट बंटवारे के अंतिम नामांकन प्रस्तावों पर सहमति की दिशा में काम कर रहे हैं और सभी उम्मीदवारों के नामांकन 7 जनवरी तक दाखिल करने की योजना है। इससे ये संकेत मिलता है कि नेपाल में पहले से प्रतिरोधी रहे नेताओं ओली, देउबा और प्रचंड के बीच चुनावी रणनीति को लेकर सहमति की संभावनाएं बढ़ रही हैं, ताकि राष्ट्रीय सभा में बेहतर स्थिति बना सके और चुनाव से पहले शक्ति साझा कर सकें। प्रख्यात हंगेरियन फिल्म मेकर बेला टार का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। टार को विश्व सिनेमा में उनके गहरे विचार उत्तेजक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों के लिए जाना जाता था, जिनमें सातान टैंगो और द ट्यूरिन हॉर्स जैसी फिल्में शामिल थीं। उन्होंने लगभग 4 दशकों तक फिल्म निर्माण में सक्रिय रहते हुए कुल 9 फीचर फिल्में बनाईं, जिनकी पहचान उनकी धीमी गति, ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी और लंबे दृश्यों के प्रयोग से होती थीं। उनकी फिल्मों ने मानव जीवन, समाज और अस्तित्ववादी विषयों को एक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया और उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। हंगेरियन फिल्म मेकर एसोसिएशन ने बताया कि टार का लंबी और गंभीर बीमारी के बाद निधन हुआ और विश्व भर के फिल्म प्रेमियों और कलात्मक समुदाय में इस खबर से शोक की लहर है। बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से सांसद कंगना राणौत ने लंबे समय के बाद फिल्मी दुनिया में वापसी कर दी है और अपनी नई फिल्म भारत भाग्य विधाता की शूटिंग की शुरुआत कर दी है। राजनीति में सक्रिय रहने के बाद कंगना ने हाल फिलहाल सेट पर लौटकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें वो निर्देशक मनोज तापड़िया और फिल्म टीम के साथ काम करती दिखाई दी और उन्होंने कहा कि सेट पर आकर अच्छा लग रहा है। ये फिल्म एक देशभक्ति विषय पर आधारित बताई जा रही है, जिसमें आम लोगों की प्रेरक कहानियों को बड़े पर्दे पर पेश किया जाएगा। इस कदम के साथ कंगना ने अभिनय और संसद के कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपने फिल्मी करियर को फिर से सक्रिय कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें वे उदयपुर में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे थे। दोनों 7 दिसंबर से जेल में हैं, जब उन पर लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए के निवेश का गलत उपयोग और धोखाधड़ी का आरोप लगा था। भट्ट की तरफ से अदालत में ये दलील दी गई थी कि मामला केवल कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन का है और इसे रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक जांच में फर्जी बिल, धन का गबन और स्पष्ट बेईमानी के संकेत मिले हैं, जिससे ये केवल एक नागरिक विवाद नहीं लगता। इसलिए अदालत ने एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए पुलिस जांच जारी रखने की अनुमति दी, ये स्पष्ट करते हुए कि मामले में धोखाधड़ी और क्रिमिनल दुरुपयोग के पर्याप्त प्रारंभिक संकेत हैं, न कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट विवाद। भारतीय फुटबॉल को लंबे समय से व्याप्त अनिश्चितता के बाद सुपर लीग 2025 से 26 का सत्र आखिरकार 14 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसका ऐलान केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख लाल मांडाविया ने किया है। उन्होंने बताया कि लीग पिछले कई महीनों से वाणिज्यिक साझेदार न मिलने और कोर्ट में चल रहे विवादों के कारण स्थगित रही, लेकिन अब सरकार, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और सभी 14 क्लब के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बन जाने के बाद ये निर्णय लिया गया है। इस नई तारीख के साथ खिलाड़ी, क्लब और दर्शक सभी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भारत के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट में अब सभी 14 टीम हिस्सा लेंगी और कुल 91 मैच घर बाहरी यानी होम एंड अवे आधार पर खेले जाएंगे। पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे 67 वर्ष के थे। कोठारी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली स्थित एक अस्पताल में इलाज के दौरान सोमवार की सुबह 7:30 बजे हार्ट अटैक का शिकार हुए और उनकी मौत हो गई, जबकि वे लगभग 10 दिन पहले लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी के बाद अस्पताल में भर्ती थे। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार सर्जरी सफल रही थी, लेकिन बाद में उन्हें फेफड़ों में संक्रमण हो गया, जिससे हालत बिगड़ गई। उनके परिवार में पत्नी और उनके बेटे सौरभ कोठारी, जो खुद भी पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन हैं, और बेटी श्रेया हैं। मनोज कोठारी ने 1990 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी और बाद में देश की राष्ट्रीय टीम के प्रमुख कोच के रूप में भी काम किया, जिससे वे भारतीय क्यू स्पोर्ट्स के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्तित्व बने। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है, जहां न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पाया गया है और अधिकतम 17 से 21 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। शीतलहर और शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है, जिससे सड़क, रेल व हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। मध्य व पूर्वी भारत में मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में ठंडी हवाएं व हल्का कोहरा जारी है, जहां तापमान 6 से 19 डिग्री के बीच है।
दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अपेक्षाकृत गर्मी के साथ साफ मौसम बना हुआ है, जहां तापमान 25 से 32 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि 8 से 10 जनवरी को हल्की से भारी बारिश की चेतावनी है। हिमालयी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन ठंड बरकरार है। इसी के साथ केवीपी न्यूज़ से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।